तो आज के पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ हैं अनंत। साथ में ये रिपोर्ट को समझने के लिए हमारे साथ हैं विक्रम, जो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट है हैश्ड इमर्जेंट से। साथ में निष्ठा, जो लीगल काउंसिल है हैश्ड इमर्जेंट। सबसे पहले वेलकम गाइज। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आप लोगों ने पब्लिश करी है, तो आप थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे इस रिपोर्ट के अंदर, जिसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी, जैसे आप हर साल रिपोर्ट के अंदर पब्लिश करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर आया है, तो इस बार 626 मिलियन जो है उसका इन्वेस्टमेंट आया। तो उसके बारे में कैन यू टेल अस मोर कि इतना इन्वेस्टमेंट जो है पहले के ईयर के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है, और मेजरली इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर के अंदर गया है? सो आईडी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल पे बुलाने के लिए थैंक यू। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आया है, हम देखते हैं कि ये ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट 2 सालों में, जो कि हमने देखा था। पिछले साल के कंपैरिजन में ये 11% ग्रोथ है, और उसके पहले साल में जो कि 2023 में था, उससे 2 गुना ग्रोथ है। अगर हम कैपिटल की बात करें, ये मोस्ट ऑफ ये कैपिटल जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है जहाँ पर उसके बाद मेजर कैपिटल जा रहा है, वो है फाइनेंस सेक्टर। और एंटरटेनमेंट सेक्टर में स्टिल चीजें बहुत स्लो है। ओवरऑल ये अच्छे नंबर्स है जो कि ग्रोइंग है। अच्छा, नॉर्मली तो अभी जैसे फंड कहाँ से आ रहे हैं? मतलब ग्लोबली आ रहे हैं या लोकल आ रहे हैं ये? सो ये जो फंड्स होते हैं, ये मिक्स होते हैं कई सारे लोकल वर्सेस ग्लोबल इन्वेस्टर्स के, बिकॉज कई सारे जो फंडिंग राउंड्स होते हैं जो हम देख रहे हैं, कोई एक वीसी अगर इसे लीड भी करे तो कई सारे को इन्वेस्टर्स होते हैं। तो यूजुअली हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि लोकल मार्केट्स के कई सारे इन्वेस्टर्स उसमें चिप इन करते हैं, कभी कभी लीड भी करते हैं। एडिशनली कई सारे अदर ग्लोबल वीसीस होते हैं उस मार्केट के बाहर के, लेट्स से इंडिया के बाहर के जो भी वीसीस है, वो भी उसमें कैपिटल डिप्लॉय करेंगे उन राउंड्स में। और कैपिटल अगर मैं समराइज कर दूं तो ये मिक्स कैपिटल है कई सारे लोकल वर्सेस ग्लोबल वीसीस का। एक की डिफरेंस जो है यहाँ पर 2024 एंड 2025 में मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलोकेशन एंड जो स्टेजेस हुए थे वो कम है कंपेयर टू 2024 में 67 थे, इस बार इट्स अराउंड 46। लेकिन जो कैपिटल आया वो ज्यादा है, तो इसका मेन कोई डिफरेंस, कोई रीजन इसका? यस, सो इसका डिफरेंस मोस्टली जाता है, हम किस पर्सपेक्टिव से उसे देख रहे हैं। अगर हम डील काउंट्स देखें तो भले ही वो डील काउंट्स 67 से 46 गए हैं, जो कि एक नंबर हमें कम लगता है, बट कैपिटल जब हम बोल रहे हैं कि कैपिटल ज्यादा डिप्लॉय हुआ है इन 46 स्टार्टअप्स में, तो ऑन एन एवरेज हर स्टार्टअप में ज्यादा कैपिटल गया है कंपेयर टू 2024। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ऐसा था जहां पर ये कैपिटल गया है, वो था ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स में, जो कि था ग्रोथ स्टेज कैपिटल सीरीज बी और उसके आगे के स्टार्टअप्स, जो कि हम देख रहे हैं लास्ट टाइम वो थे 2 स्टार्टअप्स, इस बार वो है 9 स्टार्टअप्स। और अगर हम इसका रेशियो निकाले कि सीरीज बी और बियॉन्ड के स्टार्टअप्स ने कितना रेस किया कंपेयर टू ओवरऑल फंडिंग उस साल में, तो 60% से ज्यादा कैपिटल गया इन ग्रोथ स्टेज कंपनीज के अंदर। एक चीज जो मेरे को याद है, जो लास्ट ईयर आपकी रिपोर्ट थी, तब एक की डिफरेंस जो दिख रहा था कि मतलब सीड इन्वेस्टमेंट तो खूब आ रहे हैं, लेकिन जो उसके बाद सीरीज ए सीरीज भी होते हैं उसमें इतने इन्वेस्टमेंट जो नहीं आ रहे। इन्वेस्टर्स थोड़े से डरे हुए हैं बिकॉज इंडिया के अंदर रेगुलेशन नहीं है। तो डू यू फील कि अब वो चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही है? मतलब सीड इन्वेस्टमेंट के बाद दे आर थिंकिंग कि नहीं, सीरीज ए सीरीज बी के अंदर भी हम प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जो हम नंबर्स देख रहे हैं, जो हम सिग्नल्स देख रहे हैं, ये बहुत अपोजिट है बेसिकली। डिस्पाइट इंडिया में रेगुलेशन स्लो मूव कर रहे हैं और बहुत केयरफुली मूव कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। कैपिटल डिप्लॉयमेंट अगर हम देखें तो वो इंक्रीज ही हुआ है, बिकॉज कैपिटल जो जा रहा है वो बहुत केयरफुली जा रहा है, अच्छे कंपनीज में जा रहा है जो कि बहुत कॉन्क्रीट है, जो अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत धीमे से और अच्छे से ग्रो कर रहा है। जैसे पेमेंट कंपनीज, 1-2 एग्जांपल लूंगा मैं, जैसे हो गया ताज़ा पे या फिर ट्रांजैक्ट। ये जो कंपनीज थे ये कई सालों से एग्जिस्ट करते थे, इन्होंने अपने अर्ली स्टेज राउंड्स भी किए थे और अभी वो ग्रोथ स्टेज कैपिटल भी रेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो जो पर्सपेक्टिव है इन्वेस्टर्स का वो इम्प्रूव हो रहा है कंपेयर टू रेगुलेशंस के। अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी देखें तो वैसे नहीं है। अच्छा, जहाँ तक ये इन्वेस्टमेंट की बात है, तो अभी 2025 के मतलब हर साल नया ट्रेंड आता है, तो मेजरली इन्वेस्टमेंट जो है कौन से सेक्टर्स के अंदर जा रहे हैं? मेजर इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का कहाँ पर है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो मेजर सेक्टोरल जो फोकस था वो स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर था इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन। बट अगर इन टर्म्स ऑफ हम कंपैरिजन देखें, ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन कंपेयर टू पिछले वाले साल, तो उसमें फाइनेंस इमर्ज होकर आता है। अगर हम ये नंबर्स देखें, राइट,
इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कैपिटल बेस था वो कि डाउन हुआ है फ्रॉम 437 मिलियन टू 362 मिलियन, बट अगर हम फाइनेंस सेक्टर देखें तो वो 86 मिलियन से बढ़कर गया है 234 मिलियन, जो कि मोर देन 3 टाइम्स होता है जो कैपिटल लास्ट ईयर रेज हुआ है। तो कंक्लूजन ऐसा होगा कि इमीडिएट फोकस जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है वो फाइनेंस की तरफ है, बट स्टिल इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। सो यू आर सेइंग लास्ट ईयर जब हमने देखा था तो उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट को लेके, लेकिन इस बार वो फाइनेंस में ज्यादा हुआ है। लेकिन फाइनेंस में मेजरली मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट यू लुक एट जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छे थे, लुक्रेटिव थे? मोस्टली जो लुक्रेटिव नैरेटिव या आई वुड से सब सेक्टरल ट्रेंड चल रहा है वो था पेमेंट्स ऑफ नियो बैंक्स। इसका बहुत सारा रीजन ये भी है, जो यूएस में जीनियस एक्ट पास हुआ है, उसके बाद जो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव जो पॉजिटिव है अराउंड स्टेबल कॉइन्स और पेमेंट सॉल्यूशंस, वो एक रीजन था कि इस डायरेक्शन में बहुत सारा कैपिटल आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कैपिटल आया था, बट उसको पिक करने वाला जो सेक्टर था वो एआई था। तो इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स है, दो अलग सेक्टर्स, बट नंबर्स आर वेरी यूनिक। अच्छा, जैसे आपने नियो बैंक बोला तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे जिनको पता नहीं है नियो बैंक होता क्या, तो अगर आप थोड़ा शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर पाएं। सो बेसिकली नियो बैंक एक फिनटेक या एक फाइनेंशियल बैंक जैसा ही होगा, बट उसके जो एक्टिविटीज होंगे वो रिवॉल्व करेगा ना कि फियाट के अराउंड बट स्टेबल कॉइन्स के अराउंड। सो बेसिकली यहाँ पर आपके सेविंग्स, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बताऊँ तो सेविंग्स अकाउंट्स हो गए, आप लेंडिंग बोरोइंग कर सकते हो, आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। सो बेसिकली आपका बैंक ही है, उसका जो कोर एसेट है वो होगा स्टेबल कॉइन। ओके, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह हो गए, ऑन चेन ट्रांसफर्स हो गए। ये आपको लगता है मे बी स्टेबल कॉइन जीनियस एक्ट जो यूएस में आ रहा है उसके कारण में भी इन्वेस्टर्स पोटेंशियल देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी इतना रेमिटेंस, इतना ट्रांसफर होता है, यूपीआई कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो प्रॉब्ली दैट्स व्हाई दे आर एक्सप्लोरिंग इट मोर दिस ईयर। सो इसके दो पार्ट्स हैं। सो इंडिया में जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिजिटल अडॉप्शन का वो ऑलरेडी बहुत हाई है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, थैंक्स टू यूपीआई के जो ट्रेंड्स हम देखते हैं, जो ट्रांजैक्शन नंबर्स देखते हैं, बट अगेन वो स्टेबल कॉइन या ब्लॉकचेन के अराउंड नहीं होता है, राइट, मोस्टली। सेकंड पार्ट इसका ऐसा है कि जो जीनियस एक्ट पास हुआ था, जीनियस एक्ट, सो बेसिकली जब यूएस में कोई एक्ट और लॉस पास होता है, कई सारे और कंट्रीज होते हैं वो उसको एज अ रेफरेंस लेकर वो भी कई सारे रेगुलेटरी ड्राफ्ट्स और लॉस बनाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक उस पर निष्ठा कैन कवर इन मोर डिटेल, बट ये दो सिग्नल्स थे जहां पर हमें दिख रहा था कि जीनियस एक्ट प्लस इंडिया का लोकल मार्केट के जो ट्रेंड्स है विच इज मोर इनटू यूपीआई ड्रिवन टेक ड्रिवन पेमेंट्स, ये दोनों का एक मर्जर बन के ये हम ट्रेंड्स देख रहे हैं जो कि पेमेंट्स और नियो बैंक्स में है। Just to add use case, we can see there's a huge use case around stable coins, especially with cross-border payments. The financial transaction काफ़ी जल्दी हो जाता है, cheaper cost है, dependency on traditional banking rails कम हो जाता है. But on the other hand, if we think why India is taking a little cautious approach towards stable coins would be around risk around monetary sovereignty. क्योंकि अगर private stable coin issuers हैं आज के डेट पे, और अगर कल को कुछ हो जाता है तो यूजर्स का पैसा है एंड द स्टेक्स आर लिटिल हाई व्हेन इट कम्स टू मनी। सो मॉनेटरी सॉवरेनिटी एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा डॉलर डिपेंडेंसी भी हो जाती है। बट हैविंग सेड दैट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का यूज केसेस काफ़ी हाई है। इफ वी सी इंस्टीट्यूशन, बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक PayPal, Mastercard, Visa, they have formally announced that they are using stable coins as their settlement mechanisms. So yes, there's a very promising huge case, but India is taking a little cautious approach here. So इसमें मेरा स्टेबल कॉइन्स को लेके थोड़ा सा और इन डेप्थ क्वेश्चन है, बिकॉज नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। जैसे यूएस के अंदर क्लैरिटी एक्ट आ रहा है एंड पॉसिबली हो सकता है आने वाले टाइम पे स्टेबल कॉइन्स जस्ट बिकम्स अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट, कि यूएस के अंदर में भी आप स्टेबल कॉइन्स को अपने वॉलेट में रख सकते हो, आप दुनिया में जाके कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हो। लेकिन इंडिया में पॉसिबली चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन क्या सिमिलर चीज़ें हमको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं कि इंडिया के अंदर भी पॉसिबली हमको कोई स्टेबल कॉइन लॉन्च होता हुआ देखने को मिले? दे आर प्राइवेट कंपनीज दैट आर लॉन्चिंग स्टेबल कॉइन्स, और उसकी यूजिबिलिटी डे टू डे लाइफ के अंदर कि मैं कहीं जा रहा हूँ, चाय पीनी है मेरे को, मैं स्टेबल कॉइन में पेमेंट कर रहा हूँ। डू यू सी दैट प्रोबेबिलिटी, लाइक दैट पॉसिबिलिटी इन इंडिया?
आई थिंक इंडिया में जैसे विक्रम ने बताया था, यूपीआई काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, लेकिन व्हाट गवर्नमेंट इज पुशिंग टुवर्ड्स इज ऑन सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक इन डिजिटल करेंसी, which will act as a digital currency, and it will also be under it will be under sovereign control. तो CBDC एक बहुत prominent use case है, I won't say alternate but parallel strategy है government का around this ecosystem. बट डू यू फील देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमको ऐसे देखने को मिलेगा कि आईएनआर का स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहा है, उसके बॉन्ड से बैकिंग हो रही है या ट्रेजरी से बैकिंग हो रही है, समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन यूएस, या अभी नहीं? Abhi, India is at a very nascent stage, so I don't think so. In recent years, we can see that happening, but cautiously wait and watch से थोड़ा engagement बढ़ेगा तो we never know. This anyway, this industry is growing, but at this stage currently, काफी cautious approach है towards stable coins, and it's very nascent. So एक पर्सपेक्टिव में ऐड करूँगा यहाँ पर, जब हम यूपीआई बोलते हैं और स्टेबल कॉइन बोलते हैं, इनके जो यूज केसेस है बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर आप देखो, मैं कुछ और कंट्रीज के भी नाम लूँगा। इंडिया में यूपीआई है, फिर अफ्रीका में केन्या और आसपास के रीजन में एम-पेसा है, सेम फिलीपींस में, सेम बाकी के इमर्जिंग मार्केट्स में भी अपनी एक लोकल पेमेंट नेटवर्क होता है या पेमेंट ऐप होता है, राइट? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहाँ पर स्टार्ट होता है? जब ये पेमेंट ऐप्स बनते हैं, ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं, राइट? जो कि बैंक्स हो गए या फिर एग्जिस्टिंग स्विफ्ट रेल्स हो गए, राइट? अभी लेट्स से यूपीआई ने इंडिया में पूरा मार्केट कैप्चर किया है, उसको और हेडरूम नहीं है ग्रो करने के लिए। यूपीआई को इनेबल करना है नेपाल में, थाईलैंड में और कई सारे और कंट्रीज में। तो वहां पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो स्केलेबिलिटी का एक प्रॉब्लम आता है। बेसिकली वो इंडिया के बाहर स्केल नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बिल्ड हुआ था एक एग्जिस्टिंग इंफ्रा पे जो कि उस मार्केट का लोकल था। नाउ थाईलैंड का कुछ अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके बाद नेपाल का कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सो वहां पर आता है स्टेबल कॉइन एज अ सॉल्यूशन। और अगर सीबीडीसीज हो गए तो वो सीबीडीसीज कई सारे नेशंस को कलेक्टिवली कंसेंसस में आकर दे नीड टू एक्सेप्ट इट। तो बेसिकली बहुत ही डिफरेंट यूज केसेस से दोनों डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टेबल कॉइन से पेमेंट करना चाहूँ वर्सेस यूपीआई से करना चाहूँ, एज अ यूजर मुझे कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। बट अगर मैं क्रॉस बॉर्डर कर रहा हूँ, देन इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। अगर यूपीआई यूज करेगा स्विफ्ट, स्टेबल कॉइन यूज करेगा कोई ब्लॉकचेन, मैं डिफरेंस देखूंगा कॉस्ट में और टाइम में। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरा था, आई एम जस्ट क्यूरियस कि रिसेंटली न्यूज़ आई थी पॉलीगॉन भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर स्टेबल कॉइन लॉन्च करने का। रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से इज इट पॉसिबल कि इंडिया में कोई प्रोजेक्ट जो है वो आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करे, या अभी करंटली वो पॉसिबल नहीं है? अभी करंटली अगर हम रेगुलेटर्स के स्पीचेस सुने या फिर उनके कमेंट्स सुने तो जैसे दिसंबर में डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई ने स्पीच दिया था, रविशंकर गुहा ने, कि इंडिया में स्टेबल कॉइन्स कोई पर्पस सर्व नहीं करता है। दैट वाज हिज क्लियर स्टेटमेंट। क्रॉस बॉर्डर में देयर इज पोटेंशियल। तो I won't say कि अभी India would in near future would see that happening, but yeah, there are news. Polygon, I think the name is ARK. They are issuing INR spec stable coins as ARK, but government की तरफ से ऐसा सिग्नल हमें देखने को नहीं मिला है। Yeah. So it is with on and Unk Finance, ये जो साथ में मिलके कर रहा है, but again clarity is still needed to be there, और कई सारे और प्रोजेक्ट्स पे ट्राई करेंगे उस टाइप के मॉडल्स। यही तो मौका है आगे निकलने का, लॉन्च करना चाहिए। बट इट हैज टू बी इन अ वेरी क्लियर वे, राइट? अगर हम स्केल कर लेंगे तो और उसके बाद लाइक बिल्ड कर लेंगे फिर स्केल नहीं होगा। तो आई थिंक अंक और पॉलीगॉन का अप्रोच इज आल्सो वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग, और कई सारे और भी प्रोजेक्ट हम देख सकते हैं उसी डायरेक्शन में। और आई थिंक इसका कई सारा पुश मुझे लगता है टेलविंड होगा गिफ्ट सिटी के अराउंड डेवलपमेंट में जो हो रहा है, राइट? सो वहां पर कई सारे सैंडबॉक्सेस बन रहे हैं जो कि आज आरडब्ल्यूए के लिए, टोकनाइजेशन के लिए है। सेकंड पुश होगा फिंटरनेट का। तो आई थिंक कलेक्टिवली जब ये लोग आइडिया समझाएंगे गवर्नमेंट को लाइक इसको कैसे देखना चाहिए, तो आई थिंक हम ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स और अगले 5 साल में देख सकते हैं, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज होगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे मतलब हम इंडिया में जो क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में हम नंबर 1 पे आ रहे हैं पिछले 3 साल से, तो उसका रीज़न क्या, मतलब क्यों हम नंबर 1 पे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ
क्या डेटा के कारण हम नंबर 1 पे स्टैंड करें? इज इट ट्रेडिंग वॉल्यूम, इज इट नंबर ऑफ वॉलेट्स, इज इट नंबर ऑफ यूजर्स? इसका एक क्लियर आंसर ऐसा होता है कि जब हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो अडॉप्शन की, तो हम उसमें ब्लॉकचेन को भी कंसिडर करते हैं, कई सारी ऑन चेन एक्टिविटीज को भी कंसिडर करते हैं, जो इंक्लूड करता है स्टेबल कॉइन्स, डीफाई एक्टिविटी, कई सारे और एप्लीकेशंस के एक्टिविटीज। तो ये हमने चेन एनालिसिस से कुछ डेटा लिया था, बोरो किया था, जहाँ पर एक अच्छे एंड चेन एनालिसिस एक बहुत अच्छा एनालिटिक प्लेटफॉर्म है जो सारे वॉलेट्स ट्रैक करता है। तो ये जो नंबर्स आते हैं वो ना कि जस्ट पर्टिकुलरली टैक्सेस के अराउंड या होल्डिंग के अराउंड होते हैं, बट ऑल्सो अडॉप्शन के अराउंड होता है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितने वॉलेट्स हैं। तो यस, तो वो एक कलेक्टिव नंबर होता है उसका। और उस केस में इंडिया बीइंग वेरी लार्ज मार्केट विद अ लॉट ऑफ पीपल अडॉप्टिंग क्रिप्टो, तो वहाँ पर इंडिया हर बार अगर हम देखेंगे रैंक 1 कर रहा है लास्ट 2 ईयर से। इंटरेस्टिंग चीज है कि नाइजीरिया के भी अगर हम रैंकिंग्स देखेंगे तो वो टॉप 10 में रहेगा, बिकॉज अगेन यंग पॉपुलेशन कई सारे क्रिप्टो एक्टिविटीज कर रहे हैं। राइट, सो यूर सेइंग इज बेस्ड ऑन की ऑन चेन डेटा के बेसिस पे, वॉलेट के बेसिस पे कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितने यूजर्स, तो उसमें इंडिया, नाइजीरिया भी काफी टॉप कंट्रीज के अंदर आ रहे हैं। Yes. Right. अब रिपोर्ट में आपने डेवलपर पूल को लेके भी मेंशन किया है कि 15% वेब3 का डेवलपर पूल जो है वो इंडिया से है, तो उसके बारे में इफ यू कैन टेल अस मोर। ओके, दिस नंबर, सो ये जो नंबर्स है राइट, अगर हम सारे डेवलपर्स की बात करें जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, कई सारे प्रोटोकॉल्स पे वर्क करते हैं, कई सारा टैलेंट भी होता है राइट। सो उस टैलेंट का अगर हम एक सब नंबर देखें कि ब्लॉकचेन या क्रिप्टो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है, तो ये 15% नंबर वहां से आता है। बेसिकली ये होता है डोमिनेंस कितना है कंपेयर टू द अदर मार्केट्स। सो हर पूरे वर्ल्ड में हर 100 में से 15 डेवलपर्स इंडिया से आते हैं, जो कि कुछ सालों पहले तक 12 होते थे, एंड उसके पहले इवन लेस देन 10 होते थे। तो फ्रॉम लास्ट ईयर हमने देखा कि आफ्टर पर 100 3 डेवलपर्स इंडिया से आते हैं। सो ये था उसका पर्सपेक्टिव। अच्छा, जिसे एक क्वेश्चन मेरा विक्रम ये भी था कि एक जो चीज़ हमने देखी, यूजली होता है ये इंडिया में बिल्डर्स बहुत हैं राइट, बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सीड इन्वेस्टमेंट रेज होता है तो फिर या तो वो इंडिया से बाहर निकल जाते हैं, या फिर जो डेवलपर्स भी हैं इंडिया में हैं, बना रहे हैं, लेकिन देन दे मूव आउट। तो वो अभी भी हो रहा है, मतलब इज इट द सेम, या उसका बड़ा रीजन क्या है? सो इसके कई सारे रीजंस है। एक है कैपिटल एक्सेस, दूसरा है मोर अराउंड रेगुलेशंस और कंपनीज कहाँ पर रजिस्टर हो रहा है। सो आई वुड से जो प्री सीड स्टेज के कंपनीज होते हैं, जो और कैपिटल होता है, जब फाउंडर्स ऐसा मनी रेज करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि उनका डेवलपर बेस, उनके सारे लोग इंडिया में बेस्ड हो, सो दैट कॉस्ट और वो सब चीजें भी मैनेज हो, एंड दे कीप बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बड़ा कैपिटल रेज करते हैं, उनको बड़े कैपिटल के लिए ऐसे हब्स में जाना पड़ता है जहाँ पर ज्यादा वीसी एक्टिविटीज है। एंड यहाँ पर मैं आ रहा था कमिंग टू वो प्रीवियस पॉइंट, जहाँ पर हम बोलते हैं ना कि वो लोकल और ग्लोबल इन्वेस्टर्स कितने होते हैं। तो जैसे राउंड हमारे साइजेस बढ़ते हैं, तो हमें वो कैपिटल चाहिए होता है। सो आई वुड से दुबई हो गया, यूएस हो गया, ये सब रीजन से जहाँ पर फाउंडर्स करते हैं माइग्रेट फॉर कैपिटल। प्रोडक्ट स्टिल ग्लोबल होता है, स्टिल मार्केट उसी मार्केट में ऑपरेट करता है, फाउंडर जा सकता है उस रीजन में जस्ट फॉर कैपिटल एक्सेस। सेकंड है, मैं इसको पार्शियली कवर करूंगा एंड आई विल लीव इट टू निष्ठा, होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। सो लेट्स से किसी को कोई कंपनी रजिस्टर करनी है, कोई डाव रजिस्टर करना है, सो वो जो रेगुलेशंस है वो बहुत मैच्योर है कई सारे बाहर के मार्केट्स में। लेट्स से मुझे अगर सेफ या साउथ से फंडिंग उठानी है, तो इंडिया में उनके अल्टरनेटिव्स नहीं होते। सो इंडिया में एक कॉन्स्ट्रक्ट होता है जिसको हम आईसीएस बोलते हैं, बट अगर हम कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूजुअली फंडिंग सेफ्स और सॉफ्ट में करते हैं। सेफ इज लाइक इक्विटी के लिए होता है, सॉफ्ट इज पर टोकन होता है, टोकन परचेस के लिए होता है राइट। तो ये एक रीजन है जिसके लिए कई सारे फाउंडर्स अपने कंपनीज लेट्स से डेलावेयर में या कई और जगह बीवीआई में रजिस्टर करेंगे, सो दैट जब वो कैपिटल रेज करेंगे वो बहुत इजीली वो कैपिटल को एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंगली उनके टीम्स होते हैं स्टिल इंडिया में, जो कि बिल्ड कर रहे होते हैं इंडियन मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए। और अगर निष्ठा आप कुछ ऐड करना चाहो ऑन द कंपनी रजिस्ट्रेशन साइड, और क्या बेटर चीजें होती हैं? Sure, yes. Because there's lack of regulation, तो companies as a founder there is a hesitant approach कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, कल को regulators हमारा business बंद कर दे। इसलिए most of the founders you see incorporate
आइदर इन डेलावेयर या फिर केमन आइलैंड्स में भी बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। और सेव, जैसे विक्रम ने कहा, सिंपल अग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन विच इज यूज्ड टू इन्वेस्ट इन आउटसाइड इंडिया। इंडिया में ये रिकग्नाइज नहीं है, सेफ इज नॉट रिकग्नाइज्ड। और फेमा के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि इंडिया में पैसा आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर इंडिया से पैसा जा रहा है तो देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज। तो उसके अराउंड जो लॉज हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो जो डील टाइम होता है वो बढ़ जाता है। कंप्लाइंस आपके इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि कोई भी फाउंडर वुड लाइक टू टेक एन ईजी अप्रोच, क्योंकि एक फाउंडर को अपना कंपनी तुरंत के तुरंत इनकॉर्पोरेट करना है, दे वांट टू रेज फंडिंग। तो ये कंप्लाइंस का जो आई वुड से कि जो स्ट्रक्चर है, इट इज सो स्ट्रिंजेंट कि इट फोर्सेस फाउंडर्स, इंडियन फाउंडर्स टू इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। तो अगर रेगुलेशंस हैं हमारे पास, रेगुलेशंस अगर स्ट्रक्चर्ड हैं, तो व्हाई वुड एनी फाउंडर वुड गो आउटसाइड इंडिया एंड डू ऑल द क्रॉस बॉर्डर इनकॉर्पोरेशन? इंडियन फाउंडर्स कैसे क्वालिफाई कैसे करते हो? अगर आप रिपोर्ट बना रहे हो तो हाउ डू यू क्वालिफाई कि कौन से फाउंडर इसमें ऐड होंगे? लाइक टीम इंडिया से है या इंडिया में बेस्ड है या बाहर बेस्ड है? गुड क्वेश्चन। सो हम क्या करते हैं, फाउंडर्स देखते हैं, फाउंडर्स का पासपोर्ट कहाँ से है, फाउंडर्स कहाँ पर बेस्ड है, राइट। और उसको हम कंसिडर करते हैं इंडियन फाउंडर्स, राइट। जैसा आपने माइग्रेशन की बात करी कि फाउंडर्स दुबई में या यूएस में जाएंगे, वहाँ से बिल्ड करेंगे, बट उनका टीम इंडिया में होगा, बट स्टिल वो इंडियन मार्केट्स के लिए बना रहे हैं या इमर्जिंग मार्केट्स या ग्लोबल मार्केट्स के लिए बना रहे हैं, वो स्टिल इंडियन स्टार्टअप होता है, राइट। मैं एक रेफरेंस लूँगा, जब पेटीएम हो गया या जो हमारे इंडियन फिनटेक्स थे या बाकी के स्टार्टअप्स होते थे अर्ली स्टेज में, वो सब सिंगापुर में रजिस्टर हुआ करते थे, वहाँ पर वो कैपिटल रेज करते थे। बट जैसे रूल्स और रेगुलेशंस इंडिया में आ गए तो उन्होंने इंडिया में भी अपने एंटिटीज ओपन करे हैं, राइट। सो ये सिमिलर पैटर्न है वहाँ पर। तो ये क्वालिफाइंग मैकेनिज्म होता है कि हम इंडियन फाउंडर्स के पासपोर्ट से उनको कैटेगराइज करते हैं एंड कम्बिंग टुवर्ड्स सीड, और वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसमें मल्टीपल चीजें होती है, राइट। बेसिकली राउंड का स्टेज क्या होता है, ये हम प्राइमरीली पैरामीटर कंसिडर करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि कभी कभी अगर हम संदीप भाई की बात करें, जिन्होंने सेंटिएंट का सीड राउंड ही 80 मिलियन का किया था, जो कि कई सारे स्टार्टअप्स का ग्रोथ कैपिटल होता है, राइट। तो वहां पर हम बहुत ही सब्जेक्टिव वे में वो डिसीजंस लेते हैं, हाउ हम उसे कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, बट प्राइमरी पैरामीटर ये होता है कि फंडिंग के स्टेजेस क्या होते हैं। इसमें कमिंग बैक टू निष्ठा, जैसे आपने बताया कि एक रेगुलेशन भी एक काफी बड़ा पॉइंट है जिसके कारण काफी लोग जो हैं वो इंडिया से मूव करने का करते हैं, लेकिन यही एक इंडिया में स्टार्टिंग से प्रॉब्लम है। दैट्स वाई इतने सारे बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियन हैं लेकिन वो इंडिया में है नहीं, इंडिया से बाहर चले गए हैं। तो अगर वेब3 में भी आपको मतलब यही फील होता है, मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि इफ यू वांट टू ग्रो तो टेक्नोलॉजी में आगे भागना जरूरी है, मतलब कहीं रिस्क लेना, चीजें ट्राई करने से, स्टेबल कॉइन्स हो गए, बाकी सारी चीजें हो गई। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो इन दी एंड होगा यही कि मतलब हम बनाएंगे लेकिन बनाएंगे किसी और कंपनी के लिए बाहर, दूसरी किसी कंट्री में जाके जहाँ जॉब्स जनरेट होंगे, राइट। आई थिंक वही प्रॉब्लम अभी वेब3 भी फेस कर रहा है। हम वर्कफोर्स ही प्रोवाइड कर पाते हैं, हम मेन जो आईटी है हमारा, जो ब्रेन्स है, वो इंडिया के यूज में नहीं आता है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर एरा में देखा था, लॉट ऑफ दीज कंपनीज, यू हैव मेंशन सीईओज इंडियन, द मल्टी-बिलियनर कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं, क्योंकि आई वुड से कि हम सॉफ्टवेयर अडॉप्शन में इतने पीछे रह गए थे पिछले कुछ सालों में, इस वजह से बाकी कंट्रीज ने लीड ले लिया है। बट आई वुड से फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज लाइक वेब3, blockchain, cryptocurrency, we shouldn't be behind. India should step up. It is taking actually up. There has been progression. अगर हम पिछले सालों से देखें, complete ban से अब आज तक का सफर, it has been a progress. There has been a sign of progress, but a long way to go. But still very slow. There has been progress, but still very slow, right? We can test it actually कि जितने भी जो इसमें कंपनीज हैं, 90 like what percentage of them are based out of India? जो आपने रिपोर्ट में like 1000 whatever amount of companies are there, कितनी इंडिया से बाहर बेस्ड है परसेंटेज के अंदर? लीगली अगर मैं टेक्निकल आंसर दूं, मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज उन्होंने अपने एंटिटीज ही बाहर खोले थे, जैसा डेलावेयर में हो गया, बट कई सारे स्टिल इंडिया फोकस्ड होते हैं, राइट। सो अगेन वो एंटिटी वाली चीज, लाइक लीगली स्ट्रक्चर कहाँ पर है, बट फाउंडर्स बिल्ड कहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, तो पासपोर्ट इंडियन है, ऑफिस इंडिया से बाहर है?
तो 95-99% सब बाहर हैं। आई वुड नॉट से 99% क्योंकि ये नंबर बहुत सब्जेक्टिव है आज के टाइम, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर एंटिटीज की हम बात करें, लाइक स्टार्टअप्स कहाँ पर रजिस्टर्ड है, सो लेट्स से अगर कोई प्री सीड स्टेज वाला फाउंडर है, वो इंडिया में कोई एक कंपनी आज रजिस्टर कर सकता है, राइट। बट जब उसको उसके बियॉन्ड लेट्स से फंड रेज करना है, उसको टोकन्स इशू करने हैं, तो उस केस में वो अपना कंपनी या नया हेडक्वार्टर्स या नो इंडिया में स्टिल हेडक्वार्टर्स रखेगा बाहर और एक एंटिटी स्ट्रक्चर करेगा। सो टेक्निकली एंटिटी के टर्म्स में आई वुड से कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बाहर होते हैं। अगर हम वो नंबर्स देखें तो नंबर्स आई कैन नॉट कमेंट कि कितना होगा बिकॉज वो बहुत सब्जेक्टिव है, बट मेजॉरिटी शुड बी आउटसाइड। बट फाउंडर्स का फोकस कहाँ पर है, अगेन डिपेंड्स कितना वो इमर्जिंग मार्केट में इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं, कितना ग्लोबल मार्केट के लिए बिल्ड कर रहे हैं। लीगली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि एंटिटी स्ट्रक्चर कैसे होती है, टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड, पेरेंट कंपनी आपकी डेलावेयर या केमन, हमने देखा है कि पेरेंट कंपनी आपका डेलावेयर या केमन में है, और जो सब्सिडरी है वो इंडियन सब है, जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज बैठेंगे, जहाँ पे आपका बिजनेस होगा, और देयर इज अ मास्टर सर्विस अग्रीमेंट होता है सब्सिडरी में और पेरेंट कंपनी में, which all the IP gets transferred through that master services agreement. तो अब पेरेंट US, इंडिया सब, एंड क्योंकि बहुत सारे हमारे फाउंडर्स इंडियन रेसिडेंट हैं, तो उनका एम्प्लॉयमेंट इंडियन सब के थ्रू ही होता है, क्योंकि इंडियन रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन आउटसाइड इंडिया। तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी इंडिया सब्सिडरी के साथ होता है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा इंडिया की ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, बिकॉज अपने रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन किए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। तो अभी इंडिया के अंदर जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो मतलब कौन से कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करें, ब्लू चिप कॉइन्स या अभी भी मीम कॉइन्स के अंदर? एंड अभी क्योंकि दो सेपरेट यहाँ पर मार्केट बन गए हैं, एक हमारा बन गया स्पॉट का, पहले तो स्पॉट में ही होता था बैक इन 2017, नाउ थिंग्स हैव चेंज, हर प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शंस की ट्रेडिंग भी अवेलेबल है, तो उसके बारे में इफ यू कैन टेल अस। सो हमने इसको दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है सेंट्रलाइज एक्सचेंज वाला एक्टिविटी, जिसको हम स्पॉट वाला एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। सेकंड वन इज मोर अराउंड डेरिवेटिव्स, जिसको हमने पाई 42 के साथ कोलैबोरेशन करके हमने कुछ इनसाइट्स बनाए। तो सेंट्रल एक्सचेंज की अगर हम एक्टिविटीज अगर हम देखें, तो वहाँ पर जो ब्लू चिप्स होते हैं, जैसे लेयर 1 टोकन्स हो गए, तो वो बहुत पॉपुलर और डिमांड में, बेसिकली वो मेजॉरिटी टोकन्स होते हैं या मेजॉरिटी हॉडलर्स जो होते हैं वो इन टोकन्स के टुवर्ड्स ड्राइव कर रहे हैं। और मीम कॉइन्स के अगर हम रेशियो देखें, जो कि 23% है, जो कि सेकंड नंबर पर रैंक करता है, तो मोस्टली वो ब्लू चिप में है आज। और डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं, सो डेरिवेटिव्स तो अगेन डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है, तो वहां पर कोई हॉडलर आगे हॉडल नहीं करता, बेसिकली वो पोजीशन बनाएगा इन अपसाइड और डाउनसाइड डायरेक्शन। सो उस केस में आई वुड से वो चेंज होते रहता है नंबर्स। बट अगर हम बात करें कि क्या हॉडल कर रहे हैं लोग, सो वो होगा ब्लू चिप्स नाउ, गिवन जिस तरीके से मार्केट्स मूव कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास डेटा है कौन से कॉइन्स होल्ड करते हैं, ये भी है डेटा आपके पास या नहीं? हमने वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट रखा है अभी के लिए। सो लाइक हमने पार्टनर्स के साथ वर्क किया फॉर लाइक कॉइनस्विच एंड कॉइन26 एंड मेनी अदर्स। सो हमें एक एब्स्ट्रैक्ट इनसाइट्स देने थे कि चीजें कहाँ पर मूव कर रही है, क्योंकि जो कॉइन्स का डेटा होता है ना, वो मूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेयर 1 की बात करें, तो वो आज सोलाना में होगा, कल बिटकॉइन में होगा, तो वो नंबर चेंज होते रहता है, राइट। सो अगर हम एक एवरेज पर्सपेक्टिव ले, जस्ट उसको एक कैटेगरी बनाकर, सो देन इट मेक्स मच मोर सेंस। अच्छा, ओवरऑल जैसे अगर आप ये स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का कंपैरिजन भी बता पाएं कि ट्रेडर्स अभी इंडिया के अंदर क्या प्रेफर कर रहे हैं, स्पॉट और फ्यूचर्स, एंड दोनों में से ज़्यादा कैपिटल किस में ज़्यादा जा रहा है लोगों का, मतलब वेयर दे आर इन्वेस्टिंग? सो जैसे मैंने बोला कि लाइक दोनों का नेचर डिफरेंट होता है। सो आई वुड से हम उसको इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, राइट। अगर जैसे मैंने बोला था कैपिटल कहाँ पर जा रहा है विद इन जस्ट स्पॉट मार्केट, तो वो ब्लू चिप्स में, मीम कॉइन्स में था, जो कि हॉडल कर रहे थे लोग। और अक्रॉस टायर्स, डिफरेंट टायर्स ऑफ सिटीज में वो डाइवर्ज कर रहा है। जब हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर नंबर थोड़े डिफरेंट है। तो यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं कई सारे ट्रेडर्स। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नंबर जो हमें दिखा है वो है कि जो उनके साइजेस होते हैं, जो ट्रेड के साइजेस होते हैं, वो इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम 1050 टू 1960, लाइक ऑलमोस्ट 2x इंक्रीज हम देख रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ट्रेडर्स है
वो और भी ज़्यादा रिस्क अवर्स हो रहा है, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा फ़ैमिलियर हो रहे होंगे। वो अपना कुछ कैपिटल डेरिवेटिव्स में भी डाल रहे होंगे, और एक रीज़न ऐसा भी है कि कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल डेरिवेटिव मार्केट वर्सेस क्रिप्टो वाला डेरिवेटिव मार्केट्स, एक ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि 25% प्रोबेबिलिटी होती है कि एक क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडर वुड मेक अ प्रॉफिट कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल मार्केट, जहाँ पर आई थिंक इट इज लेस देन 10%। तो आई थिंक वो एक रीजन है जो हम देख रहे हैं, कैपिटल ग्रो हो रहा है, दे आर ट्रेडिंग मोर। और अगर हम उनके लीवरेजेस, उनके एक्टिविटी ग्रोथ देखें, तो वो भी 2x से ज्यादा है अक्रॉस मेनी रीजन्स इन इंडिया, जैसा कि हम इस चार्ट में देख सक रहे हैं। एक चीज आपने जो और मेंशन करी है कि 20% इंक्रीज आया है इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन, जहां पर 8 ट्रेडर्स में से एक ट्रेडर इज वुमन, राइट? यस, राइट। बट बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो लोग पैसा डालते हैं वो ब्लू चिप कॉइन्स के अंदर हैं, वो स्पॉट में बाय करके हॉडल करना उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू डेरिवेटिव्स, राइट? अगर हम सिर्फ Yes. कैपिटल की बात करें, नॉट द लेवरेज। या क्योंकि वो नेचर ही बहुत डिफरेंट होता है, राइट? आई वुड से डेरिवेटिव्स हो गए बहुत शॉर्ट टर्म, नैरेटिव फोकस। हॉडलर्स आर लुकिंग फॉर थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच कि कहाँ पर चीजें मूव करेगी, राइट? बेसिकली पोजीशंस बनाए गए, वहां पर फंडिंग फीस नहीं होगी, सो बेसिकली कोई बर्न नहीं होगा। डेरिवेटिव्स में बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स होती है, वहां पर फंडिंग फीस की वजह से डायरेक्शनली प्रिंसिपल बर्न करता है। तो आई थिंक वो एक रीजन है हम ये जो डाइवर्जेंस देखते हैं, और डिफरेंट सेम, आई वुड से कि सेम क्रिप्टो ट्रेडर का डिफरेंट बिहेवियर हमें देखने मिल सकता है। अभी जो इंटरेस्ट है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, ये मतलब मेन सिटीज से है, लाइक मेट्रो सिटीज से है, या इट इज ऑल अक्रॉस इंडिया? उसके बारे में लाइक इफ यू कैन टेल, मतलब पूरी दुनिया, मतलब पूरे इंडिया के अंदर लोग ट्रेड कर रहे हैं, दे आर अवेयर अबाउट क्रिप्टो, अडॉप्शन कितना हो रहा है एक्चुअली में? जब हम बात करते हैं नंबर 1 है हम अडॉप्शन में। यस, सो जब हम एडॉप्शन की बात कर रहे थे अक्रॉस 3 इयर्स, वो कॉन्वर्जेंस था कई सारे चीजों का, लाइक वॉलेट एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज, एंड उसमें ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग एक पार्ट होता है। बट अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें, तो पर्टिकुलरली स्पॉट मार्केट में एक ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि बियॉन्ड मेट्रो सिटीज भी अगर हम देखें, तो कई सारे सिटीज इमर्ज कर रहे हैं जहाँ से कई सारे एक्टिव ट्रेडर्स हमें देखने मिलते हैं। बियॉन्ड दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे जो मेजर सिटीज है जिनको हम लेगेसी सिटीज भी बोल सकते हैं, इसके बियॉन्ड अगर हम देख रहे हैं कई से ट्रेडिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है किसी पर्टिकुलर सिटी से, तो वो है सिटीज लाइक जयपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता, राइट? एंड इंटरेस्टिंगली हम ये नंबर्स और ग्रो करते देखेंगे, राइट? क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता है ये सब चीजें, एंड इवेंचुअली पीपल डिस्कवर करते हैं इवन इन द रिमोटेस्ट ऑफ द रीजन। एंड ऑल्सो थैंक्स टू यू आईडी, आपके थ्रू भी, आपके चैनल के थ्रू भी कई सारे लोग क्रिप्टो सब डिस्कवर करते हैं। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से हमें ये ट्रेंड्स दिखते हैं कि लाइक डाइवर्जेंस है, ज्यादा अडॉप्शन बढ़ रहा है अक्रॉस सिटीज। एक्चुअली विक्रम ने सही कहा। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी वेब3 में, तो मैंने क्रिप्टो इंडिया का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा देखा था, क्रिप्टो इंडिया के। अच्छा, रियली? ओह वाओ, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक जो मैं ये आपने जैसे काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर डिटेल जो शेयर करी है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स बाय एज एंड बाय वॉल्यूम एज वेल। तो इसमें मैं देख रहा हूँ जैसे 50% जो यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है, वो दैट इज ओनली बिटवीन एज ऑफ 18 एंड 25 अबव जो है इट्स लाइक 50%। तो मेजरली 50%, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन है कि मतलब 18 से 25 की एज में ज्यादा इंटरेस्ट है? यस, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम रीजन होता है वो जनता का जो ट्रेड करे, बेसिकली हाउ दे आर थिंकिंग। तो ये जो 18 से रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है जवान लोगों का, रिस्क एपेटाइट भी, एंड द वे दे आर थिंकिंग। सो ये जो पॉपुलेशन है, ये जेंजी पॉपुलेशन है, अनलाइक मिलेनियल्स और उसके पहले के जो भी जनरेशंस थे, तो ये बहुत रिस्क एवर्स है बेसिकली, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो वो ज्यादा टेक्नोलॉजी को समझते हैं। जैसे मैं मिलेनियल था, मुझे बिटकॉइन मैंने डिस्कवर किया था 2013 के अराउंड, राइट? जो मैं डेवलपमेंट ही करता था, बट मुझे एक्चुअली ट्रेड करने के लिए इट टुक 2 इयर्स, बिकॉज वो कंफर्ट बिल्ड करने के लिए टाइम लगा। बट जो जेंजीज होते हैं वो ऑलरेडी टेक को एक्सपोज्ड होते हैं, सो उनका ट्रस्ट जल्दी बिल्ड होता है। वो एक सिग्नल होता है कि वी कैन सी कि ज्यादा जो अडॉप्टर्स है, ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस एज ग्रुप में हमें दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज जो आपने इंटरेस्टिंग कंपैरिजन डाला हुआ है, वो आपने कंपैरिजन गोल्ड का डाला हुआ है। जैसे इंडिया के अंदर हर घर में लोग गोल्ड जो है वो मतलब बाय करके होल्ड करना प्रेफर करते हैं,
अब बिटकॉइन को जैसे हम डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, तो आपको लगता है एक समय आएगा जहाँ पर घर घर में बिटकॉइन होगा, हर घर में? होप करते हैं लाइक हर घर में बिटकॉइन और जैसे गोल्ड होता है। मैं आंसर देने के पहले इसका एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ इस स्लाइड का क्या था। तो बेसिकली बिटकॉइन होल्ड करने के कई सारे वेज या पाथ्स हो सकते हैं। आप डायरेक्टली बिटकॉइन होल्ड करो, एक्सचेंज पर होल्ड करो, राइट। एक और पाथ जो नया इमर्ज हो रहा है वो था डैट्स के थ्रू। सो बेसिकली डैट्स होता है डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनी, सो उसको हम डैट को भी बोलते हैं। बेसिकली ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होते हैं जो अपने बैलेंस शीट पे क्रिप्टो जैसे एसेट्स होल्ड करते हैं, बाय करते हैं, और इनके शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो लीगली तरीके के वे है, जैसे बीएसई और एनएसए के थ्रू, जो कि लोग ऑलरेडी अवेयर है। तो ये एक बनता है नया चैनल जहां से पीपल गेट एक्सेस टू बिटकॉइन। और ये उस स्लाइड का पर्सपेक्टिव था। गोल्ड यहाँ पर ऐसे आता है कि लाइक अगर ये हो भी जाए इंडिया में, अगर डैटकोस आ भी जाए, तो ऐसे क्या रीजन है क्या लोग इसे अडॉप्ट करेंगे। तो इसके कुछ सिमिलरिटीज हमने देखे थे क्या गोल्ड और बिटकॉइन में क्या है, और इंडियन हाउस होल्ड कैसे सोचता है। तो इंडियन हाउस होल्ड आज भी गोल्ड में इन्वेस्ट करता है बिकॉज उसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू दिखता है। जो नोशन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू है वो बहुत कॉमन है, जो कि बिटकॉइन होल्डर्स में भी होता है। एंड हमें लगता है कि ये एक की रीजन होगा कि इंडिया एक बहुत ही मेजर मार्केट होगा बिटकॉइन अडॉप्शन के लिए वाया डैटकोस, व्हिच इज कंपनीज लाइक जेटकिंग एंड मोर व्हिच विल बी कमिंग। दूसरा पर्सपेक्टिव आई वुड से इज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आई थिंक थोड़ा ट्रेडफाई में भी जाऊंगा मैं। इंडिया में आपको प्रीमियम ज्यादा मिलता है, राइट। शेयर्स फॉर एग्जांपल हुंडई अगर साउथ कोरिया में भी लिस्टेड है और इंडिया में भी लिस्टेड है, तो जो आपको मार्केट वैल्यू का प्रीमियम मिलता है वो इंडिया में ज्यादा मिलता है, राइट। तो वो एक रीजन है क्या ये कई सारे डैटकोस इंडिया में भी आ सकते हैं, राइट। बट अगेन इसके अराउंड कुछ चीजें फिगर आउट हो रही है, लाइक हाउ कैसे स्ट्रक्चर होगा बिटकॉइन होल्डिंग या बिटकॉइन का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। बट आई थिंक वो इवॉल्व हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसका एक रीजन ऐसा भी कि यूएस में जब से ये लीगली चीजें चल रही है, पीपल हैव फाउंड अ वे। तो सेम चीजें जैसे मैंने जीनियस एक्ट्स के लिए बोली थी वो रेप्लिकेट होगा बाकी के भी मार्केट्स में। सो ये था वो पर्सपेक्टिव जहां पर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन का अडॉप्शन वाया डैटको इज वन ऑफ द वे कि वो बढ़ेगा। और आई थिंक बेसिक एकदम अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो एक जो कॉन्फिडेंस है इंडियन हाउस होल्ड में गोल्ड को लेके, अभी बिटकॉइन को लेके उतना ज़्यादा है नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पापा को कन्विंस कर सकती हूँ कि आप मेरी शादी के लिए आप गोल्ड नहीं, आप बिटकॉइन खरीदो। आई डोंट थिंक सो कि आई राइट नाउ एट दिस स्टेज the confidence around or the trust around Bitcoin is as equivalent as gold. So yeah, I think उससे भी वो अप्रोच भी हमें थोड़ा आई थिंक टाइम लगेगा थोड़ा चेंज होने में। यस। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट भी काफ़ी बात करती है ब्लॉकचेन की यूजेबिलिटी की, एंड तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट और एंटरप्राइज इंटरेस्ट के बारे में इफ़ यू कैन शेयर द डेटा, जैसे आपने काफ़ी मेंशन भी किया रिपोर्ट के अंदर। तो जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन्स की, क्रिप्टो की, कोर टेक्नोलॉजी हमेशा होता है ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन के फीचर्स और यूज केसेस कि वो वैल्यू कैसे ऐड करते हैं सिस्टम में। वेल क्रिप्टो एक एप्लीकेशन होता है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर सेट होता है, जो उसका एक फीचर्स डिराइव करता है, बट जब गवर्नमेंट की बात आती है, इवन दो गवर्नमेंट रेगुलेशंस में केयरफुली आगे बढ़ रहा है, वो डिस्कस करते हैं चीजें प्रोग्रेस होती है, राइट फ्रॉम बैन टू नो बैन टू टैक्सेस टू इवेंचुअली हम इवॉल्व करेंगे। बट ऑन द अदर साइड ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है, गवर्नमेंट ना कि रिकॉग्नाइज करता है बट गवर्नमेंट अडॉप्ट करता है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और नंबर्स जो हम ट्रैक कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ नंबर्स जो कि उसके ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के अराउंड थे। तो कई सारे जो उनके एंटिटीज होते हैं जो कि टेक के अराउंड थे, जैसे सीडैक और कई सारे और उनके गवर्नमेंट इनेबल्ड टेक कंपनीज, राइट। उन्होंने क्या किया है अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स, उन्होंने कई सारे यूज केसेस के लिए ब्लॉकचेन को ऑलरेडी यूज करना स्टार्ट किया है। वो पहले एज अ पायलट स्टार्ट हुआ था, इवेंचुअली वो ग्रो कर गया, और आज अगर हम देखें तो ब्लॉकचेन के ऊपर अगर हम टोटल वेरिफिकेशन के नंबर्स देखें कि कितना बेसिकली प्रोविनेंस कितना हो रहा है। द कोर यूज केस इज प्रोविनेंस और एक सेंट्रलाइज्ड लेजर जहां पर एक ट्रूथ ऑफ वैल्यू स्टोर होती है, राइट। तो वेरिफिकेशंस के अगर हम नंबर देखें जो कि 400 मिलियन अभी क्रॉस कर चुके हो गए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। ना कि जस्ट गवर्नमेंट इसको यूज कर रहा है, बट हम देख रहे हैं कि इसका
बैक टू बैक यूसेज भी हो रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स होता है ना, जैसे हम देखते हैं कि पायलट हुआ, उसके बाद वो मर गया, या उसके बाद वो उसके आगे इवॉल्व भी नहीं हुआ। बट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये था कि नंबर्स ग्रो हो गए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर हम देखेंगे वो 105 मिलियन है, जो कि लास्ट ईयर 83 मिलियन के अराउंड थे, तो वो भी ग्रोथ हम देख रहे हैं। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स जो कि अडॉप्ट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, वो भी इंक्रीज हुआ है। प्रोडक्ट्स थे जो कि अक्रॉस डिफरेंट यूज केसेस थे, एग्रीकल्चर, लैंड रिकॉर्ड्स, ज्यूरिडिक्शन, सप्लाई चेन, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, सिग्नल है, जो कि साइलेंटली इमर्ज कर रहा है। और अगर मैं अपना बहुत सब्जेक्टिव ओपिनियन दूं, तो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई गवर्नमेंट होगा जो जिसने ब्लॉकचेन का बहुत ज्यादा अडॉप्शन किया होगा, तो उसमें से आई वुड से इंडिया शुड बी वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट की अपन जब बात कर रहे हैं तो अभी तक 2025 हो गया है, अभी तक एक क्लियर रेगुलेशन क्यों नहीं आया इंडिया के अंदर? आई वुड टेक दैट अप। अनंत, ये कहना तो मुझको लगता है थोड़ा गलत होगा कि रेगुलेशन बिल्कुल साइलेंट है। अगर हम देखें तो इंडिया में मल्टी लेयर्ड अप्रोच है। जो रेगुलेशन है वो बेसिकली 3 पिलर्स से गाइड होता है इंडिया का इस इकोसिस्टम में। पहला होगा आपका टैक्सेशन लॉस। क्रिप्टो इज एक्चुअली रिकग्नाइज्ड एज अ क्लियर टैक्सेबल एसेट क्लास। आपके 30% टैक्स है आपके गेन्स पे, 1% TDS एप्लीकेबल होता है। दूसरा, हर क्रिप्टो बिजनेस को FIUIND जो कि है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, जो कि आपको वो AML एंटी मनी लॉन्ड्री लॉ के अंडर लेके आता है। और अगर आप देखें जुडिशियल डेवलपमेंट्स काफ़ी हुए हैं इस एरिया के अराउंड, जैसे कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन हटाया था। अभी अगर हाल की बात करें तो रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट, हैज गिवन ऑर्डर दैट क्रिप्टो इज रिकग्नाइज्ड एज अ प्रॉपर्टी विच इज केपेबल टू बी हेल्ड इन ट्रस्ट। तो 3 पिलर्स है, टैक्सेशन लॉज, AML लॉज, जुडिशियल डेवलपमेंट्स, जो क्रिप्टो इकोसिस्टम को गवर्न करता है। एक सिंगल लॉ या फिर सिंगल रेगुलेटर नहीं है, बट फ्रैगमेंटेड लॉज है, बट इंटीग्रेटेड नहीं है अभी। But there are different areas of laws which actually govern this ecosystem. और मैं एक इंटरेस्टिंग ओपिनियन डालूंगा, आई वुड से, आई मीन वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट जहाँ पर बिटकॉइन के अडॉप्शंस जल्दी आए, एक तो वो बहुत एडवांस कंट्री था जैसे US या यूरोप। सेकंड वाज कुछ कंट्री से जैसे भूटान हो गया, या फिर व्हाट वाज दैट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन इन सदर्न अमेरिका, आई थिंक उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट जिसमें बिटकॉइन को एल सल्वाडोर, and there was one more. So these are the countries में जहाँ की leadership are very young. Basically वो भी समझते थे टेक को। इंडिया में what I see is कि ये जो भी Gen Z population है, अगर ना भी है अगले 20-30 सालों तक, तो इनमें से कोई लॉ मेकर बनेगा। सो इवेंचुअली 30 सालों में, इवन इफ वो 10 साल या 20 साल में नहीं आए, तो 30 साल में हमें देखने मिलेगा ही कुछ ना कुछ। सो हमारा बुढ़ापा आ जाएगा विक्रम। बट नहीं, अगर अभी की बात करें तो पार्लियामेंट में डिस्कशंस हो रहे थे। राघव चड्डा ने, विच वाज अ प्राइवेट मेंबर बिल, उन्होंने एसेट टोकनाइजेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल साइलेंट हैं, इसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है। देयर हैव बीन मोमेंट्स वेयर पीपल हैव कम अप एंड स्पोक अबाउट इट इन द रेगुलेटरी स्पेस, बट यही है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच है गवर्नमेंट का इस सेक्टर को लेके। अच्छा निष्ठा, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब ये सबका कंसर्न है, मतलब इंडिया में रेगुलेशन नहीं है, FIU रजिस्ट्रेशन है, साथ में अगर हम देखेंगे क्रिप्टो टैक्स लॉज भी हैं, जो मतलब मेरे को लगता है पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज भी बन जाते हैं। फ्लैट 30% देना है, ठीक है, 1% TDS है, वो फिर भी ठीक है, लेकिन नो लॉस सेट ऑफ भी है। इफ़ यू मेक अ लॉस, वो आपका लॉस, लेकिन आपने प्रॉफिट बनाया तो आपको उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स बेसिकली आप, अगर आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर आप नेगेटिव भी हो, आपने पैसे नहीं कमाए, स्टिल जिस स्टेट पे पैसे कमाए उसके टैक्स देने पड़ेंगे। तो उसमें यू फील कि गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट चेंज हो रहा है, या फिर अभी इतने साल हो गए अभी भी सेम टैक्स लॉज ही यहाँ पर चल रहे हैं, तो रेगुलेशन या एटलीस्ट टैक्स के अंदर तो कुछ थोड़ा मे बी चेंजेस हो? डू यू फील देयर इज अ पॉसिबिलिटी, या रीजन क्या है कि चेंज नहीं आ रहा कुछ? आई वुड से, मुझे एक्चुअली अभी पता नहीं चेंज क्यों नहीं आ रहा है, बट आई हैव सीन देयर हैज बीन लॉट ऑफ टॉक्स फ्रॉम आवर इंडस्ट्री। जैसे भारत वेब 3 एसोसिएशन है, जो ही इज अ पायनियर इन
speaking about regulations, तो उन्होंने भी काफ़ी discussions किया है about getting this the tax system is quite restrictive, जो कि actually पूरे world में सिर्फ इंडिया का ही ऐसा है. Changes अभी पता नहीं यार, अभी I haven't heard any remarks from the tax authorities or regulators about this change, लेकिन I would definitely agree that it is quite restrictive. एक बार को आप कह रहे हो कि आप रिकग्नाइज करते हो, लेकिन उस पर आप इतना ज़्यादा टैक्स कर देते हो, तो इट एक्ट्स लाइक रिस्ट्रिक्टिव रिलेशनशिप. इट डज नॉट enables adoption or regulation. It's quite restrictive. Yeah, I think इसके कारण मतलब जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो आई फील गवर्नमेंट को इसलिए रखा जाता है कि मतलब अगर कोई बैड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए ऐसे रूल्स आएँ ताकि वो अवॉइड हो पाएँ, और अगर कुछ एडवांटेजेस हैं कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, नए कंपनीज को लेके आ सकते हैं, तो उसको आगे बढ़ाया जाए. लेकिन आई थिंक Web3 में मेन जो एक प्रॉब्लम अभी बन रही है, जैसे इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमने भी बात करी नए प्रोजेक्ट्स की, जैसे वो फंड्स रेज कर रहे हैं बिकॉज रेगुलेशंस नहीं है, दे रजिस्टर समवेयर एल्स, दे मूव आउट. अब इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर भी ऐसा ही है कि लोग ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज क्रिप्टो टैक्स लॉज इतने ज़्यादा अनरीजनेबल हैं तो वो प्रेफर कर रहे हैं कि दूसरी कंट्री में जाके वहाँ की सिटीजनशिप या वहाँ मूव कर लें. तो मतलब जो हाई इन्वेस्टमेंट करने वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी उनको लगता है कि इफ़ वी हैव मनी तो इट्स बेटर कि हम ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर एटलीस्ट क्लैरिटी हमको मिले. तो उसके कारण इनडायरेक्टली लॉस इंडिया को खुद ही को लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आई फील बिकॉज ऑफ क्रिप्टो टैक्स एंड अभी रेगुलेशन जिसमें इतना टाइम लग रहा है. दैट्स और वो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स की वजह से जो गवर्नमेंट या रेगुलेटर्स है इसे काफ़ी स्पेकुलेटिव नज़रिए से देखती है, काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स है इसको लेके. तो ब्लॉकचेन यूज केसेस ऑफ ब्लॉकचेन को सुनने के लिए वो काफ़ी तैयार है, लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट हाथ उठा देती है कि अभी रुको. लेकिन बट वी हैव सीन टेक्नोलॉजी इज इनसेन. जो यूज केसेस ब्लॉकचेन के हैं वो एक्चुअली रेवोल्यूशनरी है. तो yeah, we have been hoping that regulators hear us. That's why Hashed Emergent, in collaboration with Black Dot Public Policy Advisors, had prepared a first of its kind India's model law on cryptocurrencies. तो इसमें हम यही सारी बातें करते हैं कि एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी होना चाहिए, टैक्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है उसे कम करो, KYC रूल्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव हैं. तो आई होप somebody hears us. अच्छा, आपने ये बोला कि गवर्नमेंट काफी इंटरेस्टेड है सुनने में कि ब्लॉकचेन के यूज केसेस क्या हैं. तो एक यूज केस जैसे आता है दैट इज टोकनाइजेशन. करेक्ट, यस. पर्सपेक्टिव क्या है, जैसे कि देयर आर कंट्रीज लाइक सिंगापुर, UAE, वहां पे अडॉप्शन काफी हुआ है, तो इंडिया में क्या सीन है इसका? True, one of the most promising use cases in Web3, I would say, is tokenization. In fact, regulators like IFSCA is also talking about it. But adoption is at a very early stage in India, क्योंकि इसके main reasons ये है कि tokenization touch करता है बहुत different laws को. For example, your securities laws, your taxations, your Payment and Services Act, आपके Foreign Exchange Management Act जो कि FEMA है. तो क्योंकि ये सारे laws इस blockchain use cases या technology के around नहीं बने थे, इसीलिए every existing laws where tokenization touches have to be amended to well suit this technology. That's where we stand right now. That है use cases, promising use cases, regulators ने खुद कहा है. It's just कि laws हमारे काफ़ी इस technology के लिए नहीं बने हुए थे, इसीलिए amendment लाने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक law हम पेपर में लेके अमेंड हो ऐसा नहीं होता है. there is a due process in which takes time. Absolutely, टाइम लगे कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाए, बस वही मेन चीज़ है. बट थैंक यू गाइज फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड इतनी डिटेल रिपोर्ट में आपने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी. बट गाइज, अगर आपको चेकआउट करनी है ये रिपोर्ट, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम पॉडकास्ट में कवर नहीं कर पाए, काफ़ी लंबा हो जाता. तो आप रिपोर्ट को खुद भी जाके पर्सनली चेकआउट कर सकते हो. चेकआउट करना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल जो है आपको मिलेगी. एंड इंडिया के अंदर सिर्फ यही एक रिपोर्ट है जो ईयरली पिछले 3-4 साल से पब्लिश हो रही है. बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो है यहाँ पर आपको मिलेगा. तो डू चेक इट आउट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you, Ari. Thank you. Thank you. Thank you.